माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। 1000 सीरीज के अंदर डेली हम 25 क्वेश्चंस लेते हैं। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे मोस्टली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, What is the amount of gross profit when cost of goods sold 7,900, sales 11,000, purchase 3,000? बताइए। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आसान लिया है। बताइए इसका आंसर। मैं आपको टाइम देती हूँ, सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए। जल्दी करिए सॉल्व। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, इजीली आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे। ये हमारी यहाँ पे सेल दे रखी है। सेल हमारी कितनी है, 11,000। ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसमें हमारी परचेस ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो इस अमाउंट का हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये लेंगे 7,900। तो 11,000 में से जब हम 7,900 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3100। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी 3100। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 3100। बहुत ही सिंपल था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज होती है, इसलिए परचेज यहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप कंफ्यूज हों और यहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,000, सेल्स 1,10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000? बताइए। आपको परचेज का अमाउंट बताना है। जल्दी करिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर सेल हमारी इंक्लूड है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, पहले तो बिक्री माल की लागत ले लेंगे जो कि हमारा 80,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 8,000। ये कितना हो गया हमारा, टोटल 88,000। अगर हम इनको ऐड करेंगे, अब ये 88,000 हुआ। अब यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78,000। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जो हमारी परचेज है वो 78,000 है। अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, 78,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेट परचेज दे रखी है 72,000, सेल दे रखी है 76,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 60,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है।
बताइए। देखिए, आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे तो देखिए ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आप लिखेंगे कितने की आ रही है, 60,000, तो आपने यहाँ पर लिख लिया 60,000। अब आपकी सेल कितनी है, 76,000 है आपकी सेल, 76,000, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न है 6,000, तो इसमें से आप 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी आपकी सेल, 70,000। और नेट परचेज हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है, ठीक है। सेल हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो आप ये माइनस कर दीजिए। 70,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 60,000, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, 10,000। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया वो 10,000 होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म इज 4:3:2। आफ्टर डी इज एडमिटेड देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल 4:3:2, 3:2:1 एंड 3:2:1, और लास्ट है हमारा 5:3:2। बताइए। बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बता सकते हैं। देखिए मैंने अब आपको हिंट दे दिया है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4:3:2। अब ये मैंने आंसर डायरेक्ट कैसे बता दिया, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। जब तक प्रश्न में पुराना रेशो और नया यानी कि न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दिया ना हो, तब तक यह भी ना दिया हो कि नया साझेदार पुराने साझेदार में कितना भाग ले रहा है। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि डी एडमिट हो रहा है, लेकिन वो कितने परसेंटेज से ऐड हो रहा है, ठीक है, उसका रेशो कितना होगा, ये भी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब तक ये सारी चीजें गिवन नहीं होती हैं, तो ऐसी दशा में जो पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात होगा वो उनका पुराना लाभानुपात ही होगा, यानी कि जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। अगर जब तक ये ना दिया हो कि डी पार्टनर आ रहा है वो कितने परसेंटेज पर आ रहा है, यानी कि उसका रेशियो कितना होगा, कितने पे एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, X and Y agrees to form a partnership. X contributes rupees 5,000 in assets and devotes one half time to partnership, while contributes rupees 20,000 in cash and devotes full time to the firm. How will the partner share profit? अब उनका जो पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना होगा। एक्स वाई है, और जिसमें एक्स जो है वो 5,000 असेट्स ले रहा है और 1/2 टाइम पार्टनरशिप है उसका डिवोट, और वाई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 कैश में। तो कितना उनका
परसेंटेज होगा बताइए प्रॉफिट का। जल्दी आंसर करिए। क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें दी होती हैं। आपको बस बेसिक रूल पता होने चाहिए। मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर किसी भी तरह का आपके जो पार्टनरशिप डीड होती है और या कॉन्ट्रैक्ट है उस वो एब्सेंस है, तो वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होता है। यानी कि एक्स एंड वाई का यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:1। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, आपको डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिए। क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि आपके एग्जाम में ज्यादा आपको न्यूमेरिकल या फिर इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़े। बेसिक चीज पता होंगी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए होंगे। आपको लगेगा कि इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया था। अब आप आगे से याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके थ्रू आप इजीली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट सी एंड एग्री टू गिव हिम 1:5, सॉरी 1/5 ऑफ द शेयर, यानी कि 1/5 है, 1:5 नहीं है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको ओल्ड भी दे रखा है और यहाँ पे जो एडमिट हो रहा है वो 1/5 भी हो ले रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए बताइए इसका आंसर। जल्दी करिए सॉल्व, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। देखिए, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1/5 भाग लेगा वो सी, तो कितने में से लेगा? माना कि 1 रुपया कमाते हैं वो, ठीक है, उनका प्रॉफिट 1 है, इसमें से 1/5 लेगा, तो बचा कितना? 4/5 बचा। अब देखिए, ए का नया भाग कितना होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है, ठीक है, यानी कि 1:2 है, तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है। आ का देखते हैं, 1:3 डिवाइडेड बाय 4:5, ठीक है। 4:5 ये वाला हो गया। 1:3 कितना है? ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आंसर, इनको आप क्रॉस करिए, कितना आएगा? 3×5 = 15, तो ये 15 यहाँ आ गया, और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4:15। अब बी का देखिए, 2 है ये, यानी कि 2:3, और ये वाला 4:5 लेंगे क्योंकि इसी में से इन्हें लेना है। तो 3 और 5 कितना होता है? 15, और 2 और 4 कितना हो गया? 8। तो इनका कितना निकल कर आया? देखिए, इसका था 4:15, और ये था 8/15। तो देखिए,
ए का कितना था 4/15, ये ए का है, बी का कितना है 8/15। ठीक है, अब देखिए सी का भाग कितना था 1/5, यानी कि क्या हो गया 3/15 हो गया। तो ये हो गया सी का 3/15। तो अब आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए। ये आपका क्या निकल कर आया 4, 8, 3। आप नहीं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4, 8 एंड 3। ठीक है, ये इनका आंसर है। ऑप्शन में देखिए 4, 8, 3 नहीं है, 4, 8, 3 है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का है ये 4 और बी का है ये 8 एंड सी का है 3। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। X, Y एंड Z शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 2, यानी 5:3:2। Z रिटायर्स, अब ये रिटायरिंग का क्वेश्चन है। रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 1:2। द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y विल बी। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, बताइए। ये रिटायरिंग का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। आपको यहाँ पर इनका ये भी दे रखा है कि वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनका जो पुराना रेशियो था वो भी दे रखा था। करें सोल्व। देखिए जेड का कितना हिस्सा है 2, और इनको ऐड कर लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि जेड का है 2/10। ठीक है, एक्स इसमें से कितना लेगा? एक्स की बात करें तो 2/10 में से वो कितना लेगा 1/3, क्योंकि ये यहाँ पर नया रेशियो इनका 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। अब देखिए इसको यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं, 1/15। ठीक है, अब y का हो गया, y का क्या रेशियो है? y 2:10 में से ही लेगा, कितना लेगा 2:3। उसका था 1:3 एंड इनका है 2:3। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप दोबारा से सॉल्व कर लीजिए, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पर z का हिस्सा है 2:2, तो इसमें से x लेगा 1:3। ठीक है, और ये हो गया x का, और y का कितना हो गया 2:3। ठीक है, ये y का हो गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए
X, Y, and Z share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Z retires and his share is taken by X and Y in the ratio of 1:2. The new profit loss sharing ratio between X and Y will be। आपको ये बताना है कि जेड रिटायर हो रहा है तो एक्स एंड वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, इनका जो शेयर है जेड का वो 1:2 ले रहे हैं। बताइए और सॉल्व करिए आंसर। निकला आपका? देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 5, 3 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर जेड का हिस्सा कितना है 2/10। ठीक है, अब एक्स इसमें से कितना हिस्सा लेगा तो एक्स का अभी रिसेंटली हिस्सा है 5, तो यानी 5/10 है इसका एक्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका रेशियो कितना आ रहा था 1/2। ठीक है, तो देखिए देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एंड जेड का रेशियो कितना दे रखा है 5, 3 एंड 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेड का हिस्सा कितना है। जेड के हिस्से में से जेड का हिस्सा 2 है, यानी कि 2/10 है। इसमें से एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स इसमें से कितना लेगा 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे निकल कर आएगा 2, और ये कितना होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3। तो ये कितना हो गया 2/10, 2/30। अब y का निकालिए तो y 2/10 में से कितना लेगा, इसका कितना रेशियो है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। तो इनका रेशियो कितना निकल के आया 2/30 और 4/30। तो देखिए यहाँ पे x का कितना हो गया 2/30, y का हो गया 4/30। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इस ये हो जाएगा हमारा 1/15 और ये हो जाएगा हमारा 2/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इनका टोटल भाग निकाल लेते हैं। तो पहले इसका 5 था, यानी कि 5/10। अब कितना पोर्शन मिल रहा है 1/15, तो इसको प्लस कर दीजिए 1/15। अब आप इसको प्लस करेंगे तो देखिए 15 और 5 जब आप ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 30। तो 75 + 20 कितना होगा, सॉरी 10 हमारा कितना होगा 85। ठीक है, और नीचे कितना है 30। ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर से समझाऊं? देखिए फिर से देख लीजिए सही से। इनका पहले का पोर्शन कितना था 5, यानी कि 5/10 एक्स का था, और अब का पोर्शन कितना है 1/10, 1/15 सॉरी। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे 5 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 75, और 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, और नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो 30। 75 और 10 कितने होते हैं 85, और ये 30 हो गया। अब उसी तरह वाई का लीजिए, वाई का कितना है 3/10 था पहले पोर्शन। ठीक है, और अब कितना मिला है इनको वाई को 2/15। इनको ऐड करेंगे 3×15 कितना होता है 45, और इनका नीचे का एलसीएम 30, और इसका इससे कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना निकल गया है 85, 30, और ये कितना हो जाएगा हमारा
65-30। इनको जब आप कट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 13/15 और ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 17/15। ठीक है, आंसर 17/30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17/13। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, होप यहाँ पे ये क्लियर है। एक बार फिर से करके देखिएगा, नहीं आएगा तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ABR parent sharing partners sharing profit and loss in 2:1 ratio. They admitted C, who agreed to contribute rupees 15,000 towards his capital. The future profit sharing ratio of A, B, and C is 2:3 respectively. C agreed to transfer rupees 15,000 for goodwill from his capital account. A's capital account will be credited by. अब यहाँ पे बताना है A के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा। सॉल्व करिए इसे। पहले आप इनकी गुडविल का टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, तब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करें। देखिए, गुडविल का अमाउंट ये कितना लेकर आ रहा है 15,000 और कितने रेशियो इनका स्टार्टिंग में यहाँ पर 2:2:3 यानी कि ये 8 में डिवाइड होगा और इनका रेशियो अभी न्यू कितना है 2:3 यानी कि 3। आप इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगा 40,000। अब देखिए इस 40,000 को, ये 40,000 आपका निकल कर आया यानी कि टोटल गुडविल 40,000 है, लेकिन वो लेकर कितना आ रहा है 15,000। तो इस 40,000 में जब आप 15,000 को माइनस करेंगे तो अभी बचेगा 25,000। अब इस जो 25,000 है इस अमाउंट को आपको ये दोनों को जो ए एंड बी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा 2:1 रेशो में। ठीक है, ये ऊपर दे रखा है तो देखिए इस 25,000 को 2:1 में करिए तो ये हो गया 2:3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए 2:3, क्योंकि ए का ही पूछा है तो हम सिर्फ इसी का ही निकालेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 50,000। ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 16.6। या तो आप इसमें कर लीजिए और नहीं तो अगर आप राउंड ऑफ में करेंगे फिगर तो 6, 6, 6 एंड 7 ये निकल कर आ जाएगा। आप सॉल्व करके फिर देखिएगा, आंसर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है इफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹10,000, परचेज रुपीज इज 30,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 5,000, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वुड बी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें बताना उसकी कॉस्ट कितनी होगी, बताइए, आंसर करिए। देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो सबसे पहले ले लीजिए आपकी जो सेल है वो कितनी है। कॉस्ट ऑफ गोल्ड अपने कितने का किया है, करिए सॉल्व फिर मैं करती हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, स्टॉक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे स्टॉक कितना है, सब चीजों को ले लीजिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेस आपकी कितनी है इसको इसी में ऐड कीजिए 30,000,
फिर है आपका 4000 की क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इसमें ऐड कीजिए। टोटल ये कितना निकल कर आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब इस 44,000 में आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, इसको माइनस कर दीजिए। कितना निकल कर आ जाएगा 39,000। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मोटर कार है जो कि परचेस की गई है 20,000 में और इसकी जो बुक वैल्यू है 12,000 है और इसको सेल किया गया है 25,000 में। कैपिटल प्रॉफिट आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमें इसका 25,000 है हमारी सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू कितनी है 12,000, रिमेनिंग कितना बचा हमारा 13,000। यानी कि जो 13,000 है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो बुक वैल्यू है वो कॉस्ट वैल्यू और जो क्रेता ने जो भी बुक दिखाई है वो कितने प्राइस पर यहाँ पर इन्होंने शो करी है। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी अमाउंट दिया हुआ है बुक वैल्यू का हम इसी को कंसिडर करेंगे। हमें ये नहीं दिखाई है कि रियल कॉस्ट उसकी यहाँ पर कितनी आ रही है। उसने 20,000 में खरीदी है लेकिन रियल उसकी कॉस्ट कितनी है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी बुक वैल्यू को ही कॉस्ट मानेंगे और जितना प्राइस सेल किया है उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा कि 13,000 का उसका क्या है प्रॉफिट है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर हमें बताना है, एक पीस ऑफ लैंड है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया गया था। ठीक है, 6 महीने पहले इसकी फेयर वैल्यू जो थी तब 12 लाख थी, अब इसकी 14 लाख है। और अगर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट से आज उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो है यहाँ पे सीधा सीधा है कि 12 लाख दिखाया जाएगा, क्योंकि हम मार्केट में जो वैल्यू है वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। हम यहाँ पर जो उसकी रियल है जो बुक वैल्यू है, ठीक है, जो भी उस टाइम उसकी वैल्यू थी वही उसमें शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो 12 लाख से शो की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर है एक्स कंपनी का 15 और प्राइस अर्निंग रेशियो अदर सिमिलर कंपनी का है 10। अब हमें बताना है मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स कंपनी कितनी होगी। कैलकुलेट होगा हमारा, ये हमें अदर सिमिलर कंपनी का प्राइस दे रखा है 10 और अभी हमें यहाँ पर क्या हमें पता नहीं है, हमें प्रति अंश बाजार मूल्य पता नहीं है। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें पता है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो कि है 15, ये हमें पता नहीं है तो हम इसको बाहर करके 10 इंटू 15 कर देंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 150। तो एक्स वैल्यू की जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी हमारी 150 यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर डिविडेंड पर शेयर किसी कंपनी का 2 है, अर्निंग पर शेयर 5 है और मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है 25, तो यील्ड हमें बताना है, बताइए क्या होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हमें यील्ड पता नहीं है तो हम यील्ड बाहर लिखते हैं, फिर अर्निंग पर शेयर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ईपीएस हमें दिया हुआ है
ईपीएस भी बोल सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर है ये हमारा, ठीक है। ईपीएस हमारा कितना है 5, मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे इसको 100 को काटा तो ये कितना हो गया 5, 5 4 जा कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ अर्निंग प्राइस ईपी यानी कि हमारा जो ईपी रेशियो है वो हमारा 0.05 है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हमारा 8 है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल भी कितना होगा 40, 100, 160 या 0.40, बताइए। इन सब के अगर फॉर्मूले पता हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखिए हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस बताना है शेयर का, तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अर्निंग पर रेशियो, हमारा कितना है, अर्निंग पर रेशियो नहीं सॉरी ईपीएस, ठीक है। ईपीएस आएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, आय मूल्य अनुपात आ जाएगा, ठीक है। वो हमारा यहाँ पर कितना गिवन है, अर्निंग प्राइस रेशियो वो हमारा 0.05, तो सीधा सीधा हो गया 8 0.05, ठीक है। अब इसको हम इससे काटेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 160। आंसर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा मार्केट प्राइस जो होगा शेयर का वो होगा 160 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन केस द असेट्स आर वर्थ रुपीज 20 lakh, tax is rupees 25,000, net worth is rupees 10 lakh, the profit before tax is rupees 2,25,000, the return on investment will be, अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना है कितना होगा। अगर हमारी असेट्स की वर्थ जो है 20 लाख है, टैक्स 25,000 के हैं, नेट वर्थ हमारी 10 लाख की है और नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो हमारा वो सॉरी प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स 2,25,000 का है, बताइए इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है 2,25,000, इसमें से पहले टैक्स माइनस कर दीजिए, 2,25,000 में से आप 25,000 पहले माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 लाख आ गया। अब इस 2 लाख पे आप इस तरह निकाल सकते हैं, देखिए 2 लाख बचा ये आपका, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट की रेट निकालने का वो होगा यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन जो भी हमारी एसेट की वर्थ होगी वो लिखेंगे, तो ये कितनी है हमारी 20 लाख, ठीक है। माइनस कर देंगे जो भी हमारी नेटवर्थ होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 10 लाख, ठीक है। तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस किए, कितना बचा हमारे पास 10 लाख बचा, तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, तो ये हमारा टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा हमारा 20%। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, नहीं समझ में आया एक बार फिर से करके देखिएगा, नहीं तो हम इसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आउट ऑफ नेट एनुअल इनकम ऑफ द ईयर रुपीज 42,000, net the preference dividend and equity dividend paid are rupees 7,000 and rupees 24,000 respectively, and total equity capital v rupees 1,40,000, the return on equity capital will be, अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बताना है, बताइए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि नेट एनुअल इनकम जो है 42,000 की है, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो वो 7,000 और 24,000 है, और जो हमारे टोटल इक्विटी कैपिटल है 1,40,000 है, आपको इक्विटी कैपिटल निकालनी है।
देखो ये कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपना कितना आ रहा है 42,000, ठीक है। और जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है 7,000 का, और इक्विटी डिविडेंड कितना है 24,000 का। तो हमारा इक्विटी पे कितना लाभ हो गया हमें, देखिए 42,000 प्रॉफिट है, डिविडेंड हमने दिया 7,000 का, ठीक है। तो यानी इक्विटी पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 35,000 का हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो ये 35,000 हमारा प्रॉफिट है। और देखिए यहाँ पर 1,40,000 क्या दी है, हमारी टोटल इक्विटी कैपिटल दी है। तो इससे डिवाइड कर देते हैं, 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगी 100, इससे इसको काट दिया। नीचे कितना आ गया हमारा 1,400 बचा है। अब इससे आप इनको माइनस कर दीजिए, इससे इसको काट देंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 25%। तो इक्विटी कैपिटल हमारे यहाँ पे कितनी है 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज 25%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक कंपनी है जिसने इश्यू किए हैं शेयर ₹100 ईच, ऑन विच ₹80 हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड पर शेयर कम्स टू ₹20 ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी। अब आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालनी है, निकालने की कोशिश कीजिए फिर हम करते हैं, ठीक है। देखिए एक अंश कितने का दे रखा है 100 रुपये का, और उस पे राशि कितनी है, प्राप्ति राशि रिसीव्ड यानी कि 80 रुपीज़। तो आप डिविडेंड ऐसे निकाल सकते हैं 80 इक्वल टू, और ये कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 25% क्या है हमारा डिविडेंड है। एक मिनट, डिविडेंड पर शेयर कम्स टू ₹25,000। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये क्वेश्चन है कि 100 रिसीव्ड हुए हैं और जो कंपनी है उसने डिक्लेयर किया है पर शेयर 25,000, 25% डिक्लेयर किया है, और जो डिविडेंड पर शेयर कम आया है वो 20 रुपीज़ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो ये 20 रुपये निकल कर आ जाएगा इजीली, जो कि हमारा ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 20 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पर शेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या पर शेयर मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे डिक्लेयर जो किया था 25%, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये था क्वेश्चन। एंड द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड पर शेयर 25%, ठीक है। तो ये 25% हो गया, और जर्नल हमारी रेट कितनी आ रही है यहाँ पर, रिटर्न जनरल रेट ऑफ रिटर्न जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ठीक है। डेटा डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 80, क्योंकि 80 ही अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर अब इसको इससे काट देंगे तो हमारा कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। एक बार समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर जो है कंपनी पर हमें 4 है, अर्निंग पर शेयर 10 है, मार्केट वैल्यू दी हुई है हमारी 50। अब यहाँ पर हमें यील्ड निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए काटते हैं, अर्निंग पर शेयर हमें कितना दे रखा है, सॉरी 10 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 50, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 2 या 10 हो जाएगा, और ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20%, ठीक है। 20% हमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप कर लीजिएगा, 20% आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 20% आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
इन परफेक्ट कंपटीशन अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताना है कि किस तरह की चीज़ें रहती हैं। प्राइस हमारा इक्वल रहता है मार्जिनल रेवेन्यू से, या प्राइस हमारा इक्वल रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल रहेगी वेरिएबल कॉस्ट से, या प्राइस इक्वल्स रहेंगे टोटल कॉस्ट से। बताइए। परफेक्ट कंपटीशन की यहाँ बात की जा रही है, याद रखिएगा। देखिए, बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे प्राइस रहते हैं हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म है, वो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस करती है, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है हमारा, उसमें फर्म किस तरह का कहाँ पे उत्पादन करती हैं। जहाँ रेवेन्यू उन्हें ज़्यादा मिलता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है जीरो के, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के। बताइए। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो वहाँ पे कंपनी हमेशा ये सोच के चलेगी कि मार्जिनल रेवेन्यूज का इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन परफेक्ट कंपटीशन द प्रोडक्ट्स फर्म ऑफर आर वेरी सिमिलर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट फर्म्स होती हैं वो किस तरह की सॉरी, ऑप्शंस मैंने ले लिया। इन परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताना है क्या होता है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्म सिमिलर तरह काइंड के ऑफर करती हैं, या फिर प्रोडक्ट हैवीली डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि बहुत ही अलग होते हैं। फर्म्स यहाँ पे डोमिनेंट होती हैं मार्केट में, या फिर कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन। बताइए। देखिए, हमेशा याद रखिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, फुल इंफॉर्मेशन होती हैं, और फ्यू फर्म्स नहीं होती, लार्ज फर्म्स होती हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन कैसा रहेगा। प्राइस इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, फर्म्स आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट, फर्म्स आर प्रोडक्टिवली इफिशिएंट, या फिर द प्राइस इक्वल्स टोटल कॉस्ट। बताइए। देखिए, फर्म्स लॉन्ग रन में हमेशा हमारी प्रोडक्टिवली इफिशिएंट होंगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उनके पास सिमिलर काइंड के प्रोडक्ट होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी होती है मार्केट के रिगार्डिंग, तो वो इफिशिएंटली प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताना है फ्यू फर्म्स डोमिनेंट होती हैं इंडस्ट्री पर। फर्म्स प्राइस मेकर्स होती हैं, मैनी बायर्स बट फ्यू सेलर्स होते हैं, देर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स। बताइए, ये कौन सी सिचुएशन होती है हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ही किस तरह के होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है। मैनी बायर्स एंड सेलर्स। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द शॉर्ट रन फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन विल स्टिल प्रोड्यूस प्रोवाइडेड, यानी कि किस तरह से हम यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। प्राइस कवर्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस कवर्स वेरिएबल कॉस्ट, द प्राइस कवर्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर द प्राइस कवर्स फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए। शॉर्ट रन की बात की जा रही है, याद रखिएगा। देखिए, शॉर्ट रन में फर्म्स हमेशा ये कोशिश करके चलती हैं कि जो भी उनके प्राइस हैं वो उनके जितने भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैं वो कवर कर लें। ठीक है। जिससे कि उनको ज़्यादा लॉस बेयर ना करना पड़े। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम है वो किस कब होगा। जब प्राइस एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स होंगे, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इक्वल होंगे, जब प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वल होंगे, या टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होंगे। बताइए।
यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लॉन्ग रन में बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमारा, जब हमारे प्राइस, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल ये तीनों इक्वल होंगे तो हमारा वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि वहाँ पर हमें क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स और ये मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है प्लीज़ बता दीजिएगा, हम इवनिंग क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।